काहिरा से आई एक बड़ी खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी है ताकि तेहरान को मजबूर किया जा सके कि वे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोले और चल रही जंग को ख़त्म करने के लिए समझौता करें। ये जंग पिछले 6 हफ्तों से जारी है। जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाहों को निशाना बनाने की धमकी दे दी है, खासकर उन देशों को जो अमेरिका के सहयोगी हैं। जैसे ही अमेरिकी नाकेबंदी शुरू हुई, 2 तेल टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की तरफ बढ़ रहे थे अचानक वापस मुड़ गए। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी ने कहा है कि इस नाकेबंदी का असर पूरे ईरानी तट और उसके ऊर्जा ढांचे पर पड़ा है। हालांकि गैर ईरानी जहाज़ों के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं है, लेकिन वहां सैन्य मौजूदगी का खतरा बना हुआ है। इस टकराव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और पहले ही तेल की कीमत तेजी से बढ़कर लगभग $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है, जिससे पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा है कि हम किसी देश को दुनिया को ब्लैकमेल करने नहीं दे सकते, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दे दिया है कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है और दूसरी तरफ से संपर्क भी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है। हालांकि इस बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दे दी है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा और अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। अमेरिकी सेना की यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा है कि नाकेबंदी सभी देशों के जहाज़ों पर लागू होगी जो ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वहीं ट्रंप ने दावा ये किया है कि ईरानी नौसेना को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया है और अगर कोई भी तेज़ हमला करने वाली नाव नाकेबंदी के करीब आई तो उसे तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये नाकेबंदी ईरान को झुकने पर मजबूर करेगी या फिर तेल की जो कीमतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। कानूनी जानकार भी इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि ये नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आती है या नहीं, क्योंकि इसके तहत मानवीय सहायता को रोकना अवैध माना जा सकता है। दूसरी तरफ हाल ही में पाकिस्तान में हुई अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी समझौते के ख़त्म हो गई थी और अब सीज़फायर 22 अप्रैल तक ही सीमित है। इस जंग में अब तक ईरान में करीब 3000, लेबनान में 20,000 से ज़्यादा, इसराइल में 23 और खाड़ी देशों में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को फिर से बड़े युद्ध में की आग में झकोट डाल सकती है। काले कपड़ों में लिपटी महिलाएं चीख चीख कर रो रही थीं। छोटे बच्चे अपने मारे गए माँ बाप और कुछ जो उनके अजीज थे उनको पुकारते हुए बिलख रहे थे और वर्दी पहने हथियारबंद सुरक्षाकर्मी अपने साथियों के जनाजों में खुलेआम आंसू बहा रहे थे। ये मंजर लेबनान के उस दर्दनाक दिन का था जब इजरायली हवाई हमले में मारे गए 13 सुरक्षा अधिकारियों को सुपुर्द खाक किया जा रहा था। पिछले एक हफ्ते में ऐसे सैकड़ों जनाजे पूरे लेबनान में देखे गए हैं, क्योंकि इजराइल ने उन ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन्हें वे ईरान समर्थित हिजबुल्लाह का नेटवर्क बताता है। इस जंग में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हज़ारों लोग घायल हैं, लेकिन शुक्रवार का हमला जिसने एक साथ इतने सुरक्षा कर्मियों की जान ले ली उसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि यह हमला दक्षिणी शहर नबातिये में उसके हेडक्वार्टर पर हुआ है, लेबनान की मिलिट्री के हेडक्वार्टर पर। और ये उस वक्त हुआ जब उससे सिर्फ 2 दिन पहले बैरूत समेत कई इलाकों में हमलों में 350 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो लेबनान के इतिहास के सबसे घातक हमलों में गिना जा रहा है। 20 साल के एक छात्र आदम तरहीनी, उनके पिता भी इस हमले में मारे गए। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए, देश नहीं। देश कहाँ है? इस गुस्से और दर्द के बीच अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ भी सामने आ रहा है, क्योंकि लेबनान और इजराइल जिनके बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, अगले हफ्ते अमेरिका में दशकों बाद पहली बार सीधी बातचीत करने जा रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही लेबनान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री नावेफ सालेम पर दबाव बढ़ रहा है, जिन्होंने बातचीत से पहले
सीज़फायर की मांग की है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ बोल दिया है कि ये बातचीत सीज़फायर के लिए नहीं बल्कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिसआर्म करने के लिए है और एक सच्ची शांति समझौते की दिशा में है। लेकिन ज़मीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू के बयान से ठीक पहले इजरायली हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। जानकारों का कहना है कि इस जंग ने हिजबुल्लाह को और मजबूत नैरेटिव दे दिया है कि वे इजराइल के खिलाफ मुकाबला कर रहा है और अब उसके साथ देश के अंदर भी तनाव और गृह अशांति का खतरा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नावेफ सलेम ने अपनी वाशिंगटन यात्रा टाल दी है और कहा है कि वे देश की सुरक्षा और एकता बनाए रखने के लिए बैरूत में ही रहेंगे। हालांकि बातचीत फिर भी राजदूत स्तर पर शुरू हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे दिल दहला देने वाला पहलू वह ये है कि हमला हुआ जिसमें 14 अधिकारी एक मिशन से लौटकर अपने दफ्तर ही पहुंचे थे कि कुछ ही मिनटों के बाद इजरायली हमला हुआ और उसमें से 13 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से उसमें झुलस गया। 25 सालीय खलील अल मिकदाद जो 3 दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधे थे, उनकी पत्नी अमानी अपने पति की तस्वीर पकड़कर रोती रही और चीखते हुए बोली, उन्होंने खलील को मार दिया, उन्होंने मेरी मोहब्बत को मार दिया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने नबाती में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था और वे उस बात की जांच कर रही है कि सुरक्षा कर्मियों को कैसे नुकसान हुआ है। वहीं हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं लेबनान में, लोग अपने गांवों में दफन तक नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, क्योंकि इजरायली हमले जारी हैं और बड़े पैमाने पर खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि नबातिये का मुख्य कब्रिस्तान में कुछ हफ्ते पहले हमले की झपेट में आ चुका है, जिसके बाद लोगों को सैदा जैसे शहरों में अस्थायी कब्रें बनाकर अपने अपनों को दफनाना पड़ रहा है। और यही तस्वीर आज पूरे लेबनान की दर्दनाक हकीकत बन चुकी है। हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि अमेरिका में होने वाली लेबनान इजराइल सीधी बातचीत से जो भी समझौता निकलेगा वो उसे मानने वाला नहीं है। संगठन के वरिष्ठ नेता वफीक सफ़ा ने दो टूक कहा है कि हम इन बातचीत के नतीजों से ना तो जुड़े हैं और ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला होगा उससे हिजबुल्लाह बंधा हुआ नहीं होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब दशकों बाद पहली बार लेबनान और इजराइल के प्रतिनिधि अमेरिका में आमने सामने बैठकर बातचीत करने जा रहे हैं। जहां लेबनान की सरकार इस वार्ता के जरिए सीज़फायर चाहती है, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने का लक्ष्य हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिसआर्म करने का है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, और एक संभावित शांति समझौता कराना है। लेकिन ज़मीन पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने बैरूत समेत कई इलाकों में 100 से ज़्यादा हमले किए हैं और सैकड़ों लोगों की जान इसमें चली गई है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका के साथ अपनी वार्ता में लेबनान को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। ये संघर्ष 2 मार्च से शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके 2 दिन के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागते हुए युद्ध में एंट्री कर ली। इसके बाद इजराइल ने हवाई हमले शुरू किए और ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इस जंग में अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं लेबनान के अंदर और 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के एयर स्ट्राइक में, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं और मेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। सफ़ा का कहना है कि हिजबुल्लाह ने यह कदम पहले से संभावित इजरायली हमलों को रोकने के लिए उठाया था और ये नई ताकत का संतुलन बनाने की कोशिश है। वहीं इजराइल का दावा है कि उसने हाल ही में 250 से ज़्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है, जबकि लेबनान का कहना है कि मारे गए लोग आम नागरिक थे। इस बीच हिजबुल्लाह और लेबनान सरकार के बीच भी तनाव बढ़ गया है, क्योंकि सरकार ने गैर सरकारी हथियारों को ख़त्म करने की योजना को आगे बढ़ाया है और हिजबुल्लाह के डिसआर्म विंग को अवैध घोषित कर दिया है। सफ़ा ने कहा है कि फ़िलहाल संगठन सीधे राष्ट्रपति जोसेफ आउन या प्रधानमंत्री नावेफ सलेम से बात नहीं कर रहा है, बल्कि संसद अध्यक्ष नबीह बैरी के जरिए संपर्क में है। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दे दिया है कि अगर सीज़फायर होता है और इजरायली सेना लेबनान से सीधे हटती है तो हिजबुल्लाह
अपने हथियारों के मुद्दे पर लेबनान सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि प्रतिरोध के हथियार लेबनान का आंतरिक मामला है और इसका इजराइल या अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर ये बयान साफ संकेत दे रहा है कि शांति वार्ता शुरू होने से पहले ही एक बड़ा गतिरोध सामने आ चुका है और आने वाले दिनों में हालात और जटिल हो सकते हैं। तुर्की से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दक्षिण पूर्वी इलाके में एक स्कूल के अंदर गोलीबारी की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक एक 18 साल के पूर्व छात्र सेवारेक के एक वोकेशनल हाई स्कूल में अचानक घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर के पास शॉटगन थी और उसने बिना किसी को निशाना बनाए छात्रों और स्टाफ पर गोलियां चलाई। इस हमले में कम से कम 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक शिक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद आरोपी स्कूल के अंदर ही छिप गया और जब पुलिस ने उसे घेर लिया तो उसने उसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की पुष्टि हसन सल्देक ने की है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स मौके पर पहुंच गई और पूरे स्कूल को खाली कराया गया। टीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि दर्जनों छात्र डर के मारे स्कूल से भागते हुए सड़कों पर निकल आए। फिलहाल हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन तुर्की जैसे देश में जहां स्कूल शूटिंग की घटनाएं बेहद दुर्लभ मानी जाती हैं, वहाँ इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।